For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज बच्चों हम एक बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा यूजफुल ट्रिक लेकर आपके सामने आए हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस का नाम आपने सुना होगा। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में कंजर्वेटिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जीज का जिक्र होता है और आप समझते होंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हेंस हाउ टू फाइंड आउट वेदर अ फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। कंजर्वेटिव अगर फोर्स हो तो चूंकि हम जानते हैं अच्छे से कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया जो वर्क डन है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, हेंस केवल इनिशियल और फाइनल जो पोजीशंस हैं उस पर डिपेंडेंट है। हेंस हम चाहे तो अपने मन से कोई इजी पाथ लेकर भी वर्क डन निकाल सकते हैं और क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन होता है जीरो। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप अच्छे से जानते हैं, पर ये बातें एप्लीकेबल तो तब होंगी जब कोई फोर्स कंजर्वेटिव हो। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं? तो आज की जो ट्रिक है वो आपको यही समझाएगी कि हाउ वुड आई फाइंड आउट वेदर अ फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो आइए जरा फटाफट से ट्रिक में चले। तो जो ट्रिक है वो कुछ ये है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं एक्चुअली एक कैटेगरी है फोर्स की, सेंट्रल फोर्स। सारे सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है फिर? सेंट्रल फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जिनका डायरेक्शन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट या किसी एक सेंटर की तरफ है और जिनका मैग्नीट्यूड उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसके मैथमेटिकल फंक्शन में है ना भाई। हेंस जो ट्रिक है वो ये है, जो दो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। जो ट्रिक नंबर 1 है वो ये है कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि वो जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। अगर वो फोर्स एक सेंट्रल फोर्स की तरह आइडेंटिफाई हो जाता है ना, अगर वो फोर्स एक सेंट्रल फोर्स की तरह आइडेंटिफाई हो जाता है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली कंजर्वेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस की प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेटिव होना। तो सेंट्रल फोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेंट्रल फोर्स को आइडेंटिफाई करने के दो मेथोडोलॉजी हैं, दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू होने चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स शुड बी ईदर अवे और टुवर्ड्स अ पॉइंट। तो पहला जो पॉइंट है सेंट्रल फोर्स में, जो ए पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है वो डायरेक्शन से संबंधित है। ध्यान से समझ लें, the direction of this force should be either away or towards the center, जिसको अपन पॉइंट की तरह देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स मान लेते हैं, दो पार्टिकल हैं, पॉइंट मासेस हैं M1 और M2, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंसेस आर। तो M1 M2 पर जो फोर्स लगा रहा है, अगर मैं उस फोर्स की बात करूं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या वो फोर्स F M1 की तरफ डायरेक्टेड है? और M2 M1 पर जो फोर्स लगा रहा है ना भाई, क्या वो M2 की तरफ डायरेक्टेड है? तो किसी भी एक को अगर हम एक पॉइंट सेंटर की तरह देखें, ओरिजिन की तरह देखें, तो क्या जो फोर्स है क्या इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स दैट सेंटर है। हेंस पहली बात डायरेक्शन से संबंधित है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स शुड बी इन सम मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जैसे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच में गैप अगर r है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है? G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। हेंस क्या r के मैथमेटिकल फंक्शन में आया? बिल्कुल आया। हेंस अगर कोई फोर्स का डायरेक्शन और उसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर ये दोनों इन बातों को फॉलो कर लेता है तो वो अपने आप ही सेंट्रल फोर्स बन जाता है और सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। हेंस किसी फोर्स को अगर कंजर्वेटिव की तरह आइडेंटिफाई करना है तो पहला जो मैंने ट्रिक आपको समझाई है वो ये है कि आप उसको सेंट्रल फोर्स की तरह आइडेंटिफाई कर लें। मान लें कि कोई फोर्स थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है जिसके बारे में हम उतना डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं समझ पा रहे। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन कहता है कि कोई फोर्स है, लेट अस इमेजिन F इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस x स्क्वायर y i कैप प्लस y स्क्वायर x j कैप। लेट अस एज एन एग्जांपल क्वेश्चन कहता है कि ये फोर्स है। अब मुझे इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंट्रल फोर्स है या नहीं। तो एक दूसरा तरीका भी है जो प्योरली मैथमेटिकल है। किसी फोर्स को सेंट्रल फोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए 3 साइमल्टेनियस कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। फोर्स को अगर हम इस तरह से देखें और मैं इन जनरल अगर मैं फोर्स को लिखूं तो फोर्स को हम 3 हिस्सों में या 3 कंपोनेंट में ब्रेक करके सोच सकते हैं हमेशा ही। Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप, है ना। ये इन जनरल कोई फोर्स मान लेते हैं अगर है और मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये फोर्स सेंट्रल है या नहीं। तो जो ट्रिक नंबर 2 है वो ट्रिक नंबर 2 ये कहती है कि जो फोर्स का x कंपोनेंट है उसका y डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू फोर्स के y कंपोनेंट के x डेरिवेटिव के। दैट मींस डेल fx बाय डेल y शुड बी इक्वल टू डेल Fy बाय डेल x। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं एक्चुअली, अभी मैं एग्जांपल लेके करके भी दिखाऊंगा। तो x कंपोनेंट का y में पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू y कंपोनेंट का x में पार्शियल डेरिवेटिव। ये हुई कंडीशन नंबर 1। साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ ऐसे ही y कंपोनेंट का z डेरिवेटिव पार्शियली,
Hence del Fy by del Z should be equal to del Fz by del Y. Y कंपोनेंट का Z डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू Z कंपोनेंट का Y डेरिवेटिव एंड ये दो हुई, तीसरी जो कंडीशन है वो हुई Z कंपोनेंट का X डेरिवेटिव, Z कंपोनेंट del Fz by del X should be equal to del Fx by del Z. ये तीनों एक साथ ट्रू होनी चाहिए, तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए। दो हो गई ट्रू, एक नहीं ट्रू हुई तो भी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। ये तीनों कंडीशंस अगर एक साथ फुलफिल होती हैं तो ही हम कह पाएंगे मैथमेटिकली कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है। तो मैंने आपको दो बातें बताई, दो ट्रिक बताई। एक तो हम फिजिकली समझ के भी समझ सकते हैं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, उसके सेंट्रल नेचर को आइडेंटिफाई करके, और मान लेते हैं कि अगर मैथमेटिकली गिवन है तो मैथमेटिकल टेस्ट भी है मेरे पास जिसकी मदद से मैं समझ सकता हूं कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, और अगर कोई क्लोज लूप हो तो उसमें वर्क डन जीरो होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को हम जब सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन ने मुझे कोई फोर्स दिया, इसका वर्क डन पूछा है ना भाई किसी कॉम्प्लिकेटेड पाथ पर, और अगर मैं ये देख पाता हूं कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है तो क्या मैं कोई अल्टरनेट पाथ बनाकर जो इजी हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में अल्टरनेट पाथ बनाकर भी वर्क डन निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं, प्रोवाइडेड वो फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का हो तो। ठीक है जी, आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। पहले एग्जांपल देखें, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंजर्वेटिव फोर्स, है ना भाई? तो जरा कोशिश करो इनमें से कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है। दोनों मैंने जो तरीके बता दिए उसको जरा लगाओ और देखो। जैसे पहला F इज इक्वल टू 2r क्यूब r कैप, फोर्स F इज इक्वल टू 2r क्यूब r कैप, तो क्या फोर्स F का डायरेक्शन आर कैप वेक्टर के डायरेक्शन में है ना भाई? दैट मींस ओरिजिन से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन है। हेंस ओरिजिन को सेंटर मान लें तो क्या फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर? बिल्कुल। और क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड आर, दैट मींस जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर पर डिपेंडेंट है? बिल्कुल डिपेंडेंट है। हेंस क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है? ये फोर्स बिल्कुल कंजर्वेटिव है। ऐसे ही सेम लॉजिक से इधर आ जाओ, क्या ये फोर्स का जो डायरेक्शन है क्या ये माइनस आर कैप के डायरेक्शन में, दैट मींस टुवर्ड्स द सेंटर है? हेंस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन 1/r। हेंस क्या मैग्नीट्यूड मैथमेटिकल फंक्शन में है? बिल्कुल है। तो क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ए और बी तो हमारे हो गए कंजर्वेटिव। अब आ जाते हैं सी पर और डी पर देखते हैं। ठीक है जी, सी को देखते हैं। F इज इक्वल टू 3xi कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो एक तो मेरे पास मैथमेटिकल टेस्ट है वो तो मैं कर ही सकता हूं, है ना भाई? पर अगर आसान हो, जैसे कि ये थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, तो मैं चाहूं तो इसको भी ऊपर वाले फॉर्मेट में बदल सकता हूं। कैसे? मन में सोचो कि कोई पॉइंट हो x, y, ओरिजिन से कोई पॉइंट है x, y, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? xi कैप प्लस वाई जे कैप। तो क्या ऊपर में जो लिखा हुआ है क्या वो पोजीशन वेक्टर ही लिखा हुआ है? हेंस ऑप्शन नंबर सी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 3 वेक्टर आर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये हो जाएगा आर का क्यूब। देखो ध्यान से, हेंस क्या ऑप्शन सी को रीडिजाइन करके क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर हम ऐसा लिख लें तो क्या ये लिखते ही क्या ये फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का हो गया? हेंस ऑप्शन नंबर सी भी कंजर्वेटिव नेचर का है। तो ऑप्शन नंबर सी भी कंजर्वेटिव नेचर का हो गया। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर डी पर आ जाएं और ऐसा ही कुछ यहां करने की कोशिश करें, तो अनफॉर्चुनेटली हम ऑप्शन नंबर डी के साथ ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पाएंगे। इसको हम आर की तरह भले लिख सकते हैं, आर क्यूब की तरह, ऊपर में वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप लिखा हुआ है। हेंस वो जो मैथमेटिकल टेस्ट है मेरा, जरा उसको करें। एक्स कंपोनेंट का वाई डेरिवेटिव, है ना भाई? एक्स कंपोनेंट का वाई डेरिवेटिव, तो एक्स कंपोनेंट क्या है? एफ एक्स क्या है? जरा आइडेंटिफाई करना। व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज 3y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज एफ एक्स, है ना? एंड व्हाट इज एफ वाई? व्हाट इज एफ वाई? एफ वाई इज 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। लेट अस चेक, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज इट। डेल एफ एक्स बाय डेल वाई, पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं। दैट मींस इसको y में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है जिस वेरिएबल में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सबको हम कांस्टेंट मान लेंगे। हेंस डेल एफ एक्स बाय डेल वाई मैं इवेल्युएट जब करूंगा, है ना, डेल एफ एक्स बाय डेल वाई जब मैं इवेल्युएट करूंगा तो y वेरिएबल है, बस x कांस्टेंट की तरह सोचूंगा। हेंस ये x कांस्टेंट जैसा है ना? तो ये जो x नीचे में लिखा हुआ है ये कांस्टेंट जैसा है। तो जरा डिफरेंशिएट करें। क्या u बाई v मेथड से डिफरेंशिएट होगा? आर यू विद मी? तो u बाई v मेथड से डिफरेंशिएट होगा तो नीचे में तो बन जाएगा v का स्क्वायर, दैट मींस एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, आई होप यू आर गेटिंग, और ऊपर में 3 इंटू वाई का डेरिवेटिव जो कि है 1, और मैं लिख रहा हूं 3 यू डैश इंटू वी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको u बाई वी का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला आता है, u डैश वी माइनस वी डैश यू, तो u डैश वी लिख दिया है मैंने, अब मैं लिखूंगा माइनस वी डैश इंटू यू, अब मैं करूंगा इसको डिफरेंशिएट, तो देखो क्या आएगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस ऑफ 1 विच इज 1/2 इंटू अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वाई में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2y, ये तो हुआ v डैश, और नीचे से इंटू 3y v डैश इंटू यू, ये आएगा डेल एफ एक्स बाय डेल वाई, थोड़ा सा देखो ध्यान से, आर यू विद मी? अच्छा जी, सिमिलरली जब हम डेल एफ वाई बाय डेल एक्स करेंगे, डेल एफ वाई बाय डेल एक्स करेंगे, तो यहां जहां जहां वाई लिखा है क्या वहां एक्स के टर्म आएंगे, आर यू विद मी? क्या आप देख रहे हैं डेल एफ एक्स बाय डेल वाई विल नॉट बी इक्वल टू डेल एफ वाई बाय डेल एक्स, करने की भी जरूरत नहीं है, देखने से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसको जब y में डिफरेंशिएट करोगे और जब x में डिफरेंशिएट करोगे तो अलग अलग टर्म्स आएंगे, जैसे यहाँ y के टर्म्स दिख रहे हैं तब यहाँ x के टर्म्स दिखेंगे, हेंस क्या डेल एफ एक्स बाय डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एफ वाई बाय डेल एक्स, क्या ये केवल एग्जामिनेशन से ही समझ में आ गया है, हेंस क्या डी वाला कंजर्वेटिव नहीं है, डी वाला कंजर्वेटिव नहीं है, हेंस कंजर्वेटिव फोर्स है ए बी एंड सी, उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पाए, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी, बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है बहुत आसान होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग डिफरेंट पाथ्स, तो देखो एक पार्टिकल है जिसको अलग अलग रास्तों से हम चला रहे हैं, OAC, OBC एंड ODC, एज शोन इन दिस फिगर, पाथ ODC इज अ पैराबोला हुज इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है भाई, फिर क्या कहता है, फोर्स एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप एक्स ऑन द पार्टिकल अलोंग दिस पाथ, ओके, तो एक ही फोर्स पार्टिकल पर लग रहा है जो कि है ये F इज इक्वल टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है जी, इज दिस फोर्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, एंड देन फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग द पाथ OAC, OBC एंड ODC, तो पहले तो ये पता करो ये कंजर्वेटिव है या नहीं, ठीक है, अगर ये कंजर्वेटिव हुआ तो क्या इन तीनों रास्तों पर वर्क डन सेम आएगा, और अगर ये कंजर्वेटिव नहीं हुआ तो तीनों रास्तों में वर्क डन जरूरी नहीं है कि सेम हो, तो जरा पहले चेक कर लेते हैं ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, क्या आप ओरल भी चेक कर सकते हैं, जरा मुझे बताओ डेल एफ एक्स बाय डेल वाई कितना है, व्हाट इज डेल एफ एक्स बाय डेल वाई, बोलो फटाफट, डेल एफ एक्स बाय डेल वाई कितना है, एक्स है ना, ये है एक्स कंपोनेंट, इसका वाई डेरिवेटिव कितना है एक्स, एंड व्हाट इज डेल एफ वाई बाय डेल एक्स, वाई कंपोनेंट का एक्स डेरिवेटिव क्या है, इसका x डेरिवेटिव क्या है 2xy, क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, हेंस ये कंजर्वेटिव नहीं है, इज दिस फोर्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, नो इट इज नॉट, तो नो इट इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें और क्या करना है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग पाथ OAC, OBC एंड ODC, तो लेट अस कैलकुलेट वर्क डन अलोंग द पाथ OAC, OBC एंड ODC, ठीक है जी, तो OAC में वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन अलोंग द पाथ OAC, कैसे कैलकुलेट करेंगे, O से A चलेंगे फिर A से C जाएंगे, A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, X कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, Y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ऐसे ही B का X कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और Y कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, है जब हम O से A जा रहे हैं, अच्छा वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन निकालने के लिए F डॉट ds, और ds क्या है dx i कैप प्लस dy j कैप, पर OA के अलोंग जब हम जा रहे हैं तो क्या डिस्प्लेसमेंट केवल dx के अलोंग ही हो रहा है, और ऐसे ही जब हम AC के अलोंग जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट केवल y के अलोंग होगा, हेंस मैंने क्या किया, मैंने इस फोर्स को OA के अलोंग जाने, OA के अलोंग वर्क डन निकालने के लिए मैंने इस फोर्स को dx i कैप से डॉट किया, dx i कैप से डॉट किया, आर यू विद मी, हेंस dx i कैप या dx i कैप से डॉट किया तो क्या मिलेगा dx xy, ठीक, y कोऑर्डिनेट थ्रू आउट क्या है 0, हेंस OA के दौरान वर्क डन ड्यूरिंग OA is 0, I hope you are getting, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0, एंड वर्क डन ड्यूरिंग AC, वर्क डन ड्यूरिंग पाथ AC, ये निकाले तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो डिस्प्लेसमेंट dy की तरह होगा, ऐसे ये dy, हेंस जब आप वर्क डन लिखोगे तो उसी फोर्स को डॉट करोगे किससे, dy j कैप से, कर दिया, मन में सोचो dy j कैप से डॉट किया तो क्या मिला x स्क्वायर y dy, और x का वैल्यू क्या है 1, x का क्या वैल्यू है 1, तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो अब क्या मिल रहा है x स्क्वायर y dy था तो y dy, और y dy को इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां, फ्रॉम 0 to 4, हेंस दिस इज इंटीग्रल ऑफ y dy फ्रॉम 0 to 4,
फ्रॉम 0 to 4। y dy का इंटीग्रल y स्क्वायर बाई 2, उस पर हम रख देंगे लिमिट, तो y स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रख दी, तो 4 into 4 16 डिवाइडेड बाई 2, सो इट कम्स आउट टू बी 8 जूल। हेंस वर्क डन अलोंग पाथ OAC is 8 joule। वर्क डन अलोंग पाथ OAC is 8 जूल। वर्क डन अलोंग पाथ OAC is 8 जूल, जो कि हमें 2-3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अच्छा, वर्क डन अलोंग पाथ OBC और निकाल लेते हैं, ये भी इजी है। OBC तो जैसे अभी निकाला था वैसे ही OBC में जब चलेंगे तो O से B जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट y के डायरेक्शन में होगा, हेंस dy j कैप टाइप डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब हम O से B जाएंगे तो जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट x कोऑर्डिनेट वुड रिमेन 0। तो फिर मैंने जब वर्क डन इसी तरह से जब वर्क डन लिखा, dy j कैप के साथ डॉट किया तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर y dy और x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, हेंस वर्क डन अलोंग OB वुड बी 0। वर्क डन अलोंग OB वुड बी 0। आई होप यू आर गेटिंग। एंड वर्क डन अलोंग BC जब हम निकालेंगे, है ना, तो वर्क डन अलोंग BC निकालेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखूंगा मैं अगेन दैट वुड बी dx आई कैप, डॉट किया उसके साथ क्या मिला x y dx, y कोऑर्डिनेट कितना है 4, हेंस x y dx में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखी आपने 4, तो कितना बन गया 4x dx। हेंस 4x dx का इंटीग्रल 4x dx का इंटीग्रल करो, कहां से कहां, x कोऑर्डिनेट 0 से 1, ठीक है। x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, उस पर रख दी मैंने लिमिट, है ना भाई, हेंस 4 into 1 by 2 दैट गिव्स मी 2। हेंस वर्क डन अलोंग BC, वर्क डन अलोंग पाथ BC इज इक्वल टू 2 जूल्स। Hence work done along the path OBC is 2 joule। Work done along the path OBC is 2 joule। तो obviously ये गलत हो गया क्योंकि ये OBC के along 8 बोल रहा है, ये भी OBC के along 8 बोल रहा है, ये गलत हो गया। ये चेक कर लिया मैंने, ये चेक कर लिया मैंने, ये चेक कर लिया मैंने। चूंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है तो क्या मुझे लास्ट ऑप्शन भी चेक करना चाहिए, ODC के along क्या वर्क डन हो रहा है ना। Hence ODC के along जो वर्क डन हो रहा है उसको निकालने के लिए अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dx i कैप प्लस dy j कैप लिया और फोर्स के साथ जब मैंने डॉट किया तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x y dx प्लस x स्क्वायर y dy और दोनों का इंटीग्रल, ठीक है। और किस पाथ पर जा रहे हैं, ये जो पाथ है ये पाथ क्या है, ये पाथ है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। हेंस पहला इंटीग्रल का एलिमेंट चूंकि dx का है तो आपको सबको x में लाना होगा, तो y की वैल्यू 4x स्क्वायर, यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा y की वैल्यू 4x स्क्वायर, सो दैट 4x क्यूब dx का इंटीग्रल बने और फिर उसमें लिमिट लगा देंगे x में 0 से लेके 1 तक। और ऐसे ही सेकंड जो इंटीग्रल है x स्क्वायर y dy है ना, चूंकि उसमें एलिमेंट y का है तो उसमें x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किससे, y बाय 4 से। हेंस इस x स्क्वायर को आई विल रिप्लेस बाय y बाय 4। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हेंस पहला जो इंटीग्रल है जिसमें मैंने y को 4x स्क्वायर रखा वो बना 4x क्यूब dx, जिसका इंटीग्रेट करने पर आया 4x की पावर 4 बाय 4, दैट मींस x की पावर 4, लिमिट रखने पर आ गया 1, 0 से 1 लिमिट थी, लिमिट रखने पर आ गया 1। प्लस जो सेकंड इंटीग्रल है उसको देखें, x स्क्वायर की जगह रखा y बाय 4, बन गया y स्क्वायर dy बाय 4, y स्क्वायर dy का इंटीग्रल किया y क्यूब बाय 3, 4 बाहर था, y क्यूब बाय 12, हेंस दिस इज y क्यूब डिवाइडेड बाय 12। और इस पर हम लगाएंगे लिमिट कहां से कहां, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, 4 into 4 into 4 डिवाइडेड बाय 12, तो 4 into 4 into 4 डिवाइडेड बाय 12, 4 3 are 12, दैट मींस 16 by 3, 16 by 3 प्लस 1 कितना हो गया, 19 by 3। हेंस ODC पाथ में जो वर्क डन है दैट इज 19 by 3 जूल्स। क्रॉस वेरीफाई हो गया, ये भी राइट आंसर आ गया सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है ना, मैंने जान के लिया है सो दैट आप समझ सकें कि किस तरीके से वर्क डन निकाला जाता है। अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव ना हो तो फिर वर्क डन किस तरह से निकाला जाता है, ये पॉइंट भी हम इसी में टच कर लें, इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ लिया गया है एंड इट इज रियली अ टफ क्वेश्चन। तो आई होप आपको मजा आएगा और अब इस तरह के क्वेश्चन आप आगे मजे से कर पाएंगे। अब आ जाते हैं इक्का दुक्का और क्वेश्चन को देखें। तो पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू मूव फ्रॉम इनिशियल पॉइंट O टू फाइनल पॉइंट C along 3 different smooth horizontal tracks, namely this and this, namely OBC, OPC, OAC. If the particle moves under the influence of an external force such that initial and final speeds are same, if initial and final speeds is same, that means there is no change in kinetic energy, that means net work done by external forces, work energy theorem की अगर बात करें तो क्या work done by external forces should be equal to change in kinetic energy of the particle।
work done by external forces should be equal to change in kinetic energy of the particle. I am taking particle as the system. Hence, work done by external force is equal to change in kinetic energy of the particle. Hence, net work done by external force is 0. Net work done by external force is 0 along all the three paths. Now, क्या केवल इतनी इंफॉर्मेशन से क्या हम कह सकते हैं फोर्स इज कंजर्वेटिव? बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते कि फोर्स कंजर्वेटिव है, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है ऐसा। ये भी नहीं कह सकते कि फोर्स कैन नॉट बी कंजर्वेटिव, ये भी नहीं कह सकता है क्योंकि मेरे पास तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है कुछ भी फोर्स के बारे में। हेंस मैं ये भी नहीं कह सकता हूं, राइट? अच्छा, देयर एग्जिस्ट नो क्लोज्ड पाथ अलोंग विच लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स इज 0। नाउ इफ एफ इज द ओनली फोर्स एक्टिंग, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है और हमने समझ लिया कि एफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इन दिस क्वेश्चन इज 0। हेंस जब हम उस फोर्स का वर्क डन निकालेंगे एफ डॉट डी एस करेंगे तो ये लाइन इंटीग्रल कहलाएगा लेट अस से अलोंग ओबीसी अलोंग ओपीसी अलोंग ओएसी, और क्या इसकी वैल्यू आएगी 0। तो ये लाइन इंटीग्रल ही है। हेंस अगर मैं क्लोज लूप बना लूं ओबीसी पीओ तो क्या उस लूप के अलोंग लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये कहता है देयर एग्जिस्ट नो क्लोज्ड पाथ अलोंग विच लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स इज 0। ये स्टेटमेंट भी गलत है। डी कहता है देयर नेसेसरली एग्जिस्ट अ पाथ अलोंग विच लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स एफ इज 0। यस, देयर आर paths along which line integral of force is 0 क्योंकि net work done O और C के बीच 0 है, but still I cannot conclude that the force is conservative. Hence the right option is D. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है। पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is subjected to a two-dimensional force given by this and this, है ना? तो सबसे पहले तो फोर्स को हम लिखें अगर तो फोर्स F is equal to it is like minus 2x plus 2y माइनस 2x प्लस 2y आई कैप, ये तो है x कंपोनेंट फोर्स का, प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, 2x माइनस वाई स्क्वायर जे कैप। सबसे पहले तो चेक करें ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, है ना भी? तो चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करें। इसको मैं y में डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा 2, और इसको अगर मैं x में डिफरेंशिएट करूं तो भी मुझे मिलेगा 2। हेंस क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है। ओरल चेकिंग से पता चल गया कि दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। एक तो ये काम हो गया, ये फोर्स कंजर्वेटिव है, चेक कर लिया हमने। अच्छा जी, फिर क्या चाहता है? इफ द पार्टिकल हैज अ काइनेटिक एनर्जी 8/3 8.2,3 देन फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस 1,2। तो पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम 2,3 टू 1,2 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट फोर्स। Again, work done by this force, and this is the only force acting, should be equal to change in kinetic energy. Are you with me? Hence, work done by that force, that means F dot ds का इंटीग्रल should be equal to डेल्टा के ई, वर्क एनर्जी थ्योरम का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, और ds डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds क्या है? dx i कैप। ये जो ds वेक्टर है ये क्या है? ये है dx i कैप प्लस dy j कैप। इसको मैंने फोर्स के साथ डॉट किया, उधर डॉट कर दिया, तो आपको पहला टर्म मिलेगा माइनस 2x प्लस 2y dx, माइनस का 2x प्लस 2y dx, पहला टर्म तो मिलेगा ये, और दूसरा टर्म मिलेगा 2x माइनस वाई स्क्वायर dy प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, इंटीग्रल इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू अभी हम रखेंगे। ठीक है, अब जरा इन इंटीग्रल्स को देखें तो माइनस 2x dx और माइनस वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रल तो इंडिपेंडेंटली हो जाएगा। हेंस -2 इंटीग्रल ऑफ x dx ये इंडिपेंडेंटली हो जाएगा, और ऐसे यहां से माइनस वाई स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई ये भी इंडिपेंडेंटली हो जाएगा। यहां से एक टर्म आएगा 2y dx और एक टर्म आएगा 2x dy प्लस 2 को कॉमन ले लूं अगर मैं तो इंटीग्रल ऑफ y dx प्लस x dy का एक टर्म आएगा। ठीक है जी, ये तीन इंटीग्रल बनेंगे। ठीक, लिमिट कहां से कहां है? लिमिट जा रही है ये, हेंस ये वाला इंटीग्रल x में है तो x में लिमिट जा रही है कहां से कहां? 2 से 1, तो x में लिमिट जा रही है 2 से 1। ये वाला इंटीग्रल y में लिमिट जा रही है 3 से 2, तो y में लिमिट जा रही है 3 से 2। अच्छा जी, तो ये दोनों इंटीग्रल तो हो जाएंगे। इस इंटीग्रल की बात करें y dx प्लस x dy, इस इंटीग्रल को करने के लिए हम इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे कि अगर मैं किसी के डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करूं तो मुझे वापस फंक्शन मिल जाएगा। दैट मींस इंटीग्रल ऑफ f डैश x इज fx। तो हम ये सोचें कि ये जो लिखा हुआ है ये किसका डेरिवेटिव है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाएगा xy का डेरिवेटिव है। हेंस क्या इसका इंटीग्रल xy आएगा। हेंस ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल सॉल्व होके क्या आ जाएगा? ये इंटीग्रल सॉल्व होके आएगा xy। सो देन दिस वुड बी इक्वल टू, ये -2 तो ऐसे ही रहा, x dx का इंटीग्रल x² by 2
तो -2 और x²/2 और उस पर लग जाएगी लिमिट 2 से 1, ठीक है। देन माइनस y² dy का इंटीग्रल y³/3 और उस पर लिमिट लग जाएगी फ्रॉम 3 to 2 और ऐसे ही ये +2 इंटीग्रेट होने के बाद क्या मिलेगा xy और इस पर लिमिट कहां से कहां लगेगी, इस पर लिमिट लगेगी 2,3 से 1,2 right, 2,3 से 1,2 and this should be equal to the change in kinetic energy, the final kinetic energy minus initial kinetic energy। उसको स्पीड चाहिए पार्टिकल की जब वो इस पॉइंट पर पहुंचा, तो मान लेते हैं अगर स्पीड v है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ इनटू मास विच इज 2 kg इनटू v का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 8/3 माइनस 8/3। अरे विद मी, दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा k, दिस इज डेल्टा k, ठीक है। तो इसको इवेल्युएट करें, इवेल्युएट करके डेल्टा की से इक्वेट कर दें, -8/3 इधर आके ऐड हो जाएगा, ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो ही गया है और वहां से v की वैल्यू हम निकालें 2 मीटर पर सेकेंड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आती बात, ऐसा, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस कंजर्वेटिव नेचर पर बेस्ड फिर वर्क डन कैलकुलेट करवाने वाले बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, खासकर एडवांस में, राइट। हेंस अगर ये अच्छे से हमें समझ में आ जाए, ट्रिक हमें समझ में आ जाए, तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे और फटाफट उनको कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैंने दोनों बातें आपको बताई हैं आप उनको संभाल के रखेंगे और आगे उनका इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.